हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का, जो आपके रिसेंटली अभी एग्जाम हुए हैं 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के, उस पेपर के सेकेंड पेपर का फुल सोल्यूशन। इससे पहले हम आपको फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन दे चुके हैं और उसमें हमने आपको बताया था कि हम एक एक करके सारे पेपर्स का फुल डिटेल सोल्यूशन आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके सेकेंड पेपर के सोल्यूशन का है। आपका जो दूसरा पेपर है वो क्या है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इस पेपर का जो आपका अभी जो एग्जाम हुआ था, इसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि जो आपका सेकेंड पेपर होता है 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में आपके पास 15 एमसीक्यू क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 15 आपके अति लघु उत्तरी और 10 2 नंबर वाले लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अब हम बात करते हैं सीधे सीधे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला आपका ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ में और ऑप्शन नंबर 4 कानपुर में। तो एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी का जो आपका मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है। आपके पहले क्वेश्चन का पहला आंसर सही है, दिल्ली में। एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है आपका वो कहाँ स्थित है, वो आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं बताइए। जो आपको आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होती है, इनकी विशेषताएं क्या है। आपका नंबर पहला ऑप्शन दे रखा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा राष्ट्रीय पर्व, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा वृक्षारोपण और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं वो भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का एक हिस्सा होते हैं। उनके माध्यम से भी अपने समाज की संस्कृति के बारे में बच्चे जानते सीखते हैं। आपके जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, इन पर्वों के में आने पर भी बच्चे क्या था, इन पर्वों के से जुड़े हुए लोगों के बारे में परिचित होते हैं, भारत के इतिहास के बारे में परिचित होते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जाता है। एक तीसरा ऑप्शन देखा वृक्षारोपण। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वृक्षारोपण जो कार्यक्रम होता है वो भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा हम लोगों में वृक्षारोपण की भावनाओं को, वृक्षारोपण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्वेश्चन है कि मानवीय प्रबंधन के घटक है। मानवीय प्रबंधन के घटक है, आपका ऑप्शन दे रखा विद्यालय भवन, ऑप्शन नंबर 2 पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर 3 फर्नीचर और ऑप्शन नंबर 4 शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा मानवीय प्रबंधन के घटक, तो पहली बात हम बात करते हैं प्रबंधन के घटक। तो हमारे प्रबंधन के 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक तो होता है आपका प्राकृतिक या विद्यालय और दूसरा होता है मानवीय। तो आपका जो भौतिक और मानवीय 2 प्रबंधन होते हैं। भौतिक में आपका क्या आपका आता है विद्यालय, पुस्तकालय, फर्नीचर, और आपका जो मानवीय होता है उसमें शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो इस तरीके से आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा है विद्यालय भवन भौतिक संसाधन में आएगा, पुस्तकालय ये भी भौतिक में जाएगा, फर्नीचर ये भी भौतिक में जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 3 का चौथा ऑप्शन दे रखा है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चौथा, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका जो विद्यालय प्रबंधन होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। देखिए, आपका सबसे पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक की, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा शिक्षक की, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा बच्चों की और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी की। तो आपका जो विद्यालय प्रबंधन होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है किसी भी प्रबंधन में वो होती है प्रबंधक कर्ता की, यानी प्रबंधक की। तो विद्यालय प्रबंधन का जो प्रबंधक होता है वो होता है आपका प्रधानाध्यापक। तो चौथे का आपका पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक। क्या ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। क्या है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है डाइट,
ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है सीमेट, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है एनसीईआरटी और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है बीआरसी। तो अगर हम बात करें सर्वोच्च संस्था की जिला स्तर पर, तो देखिए आपका जो एनसीईआरटी होता है वो नेशनल लेवल की संस्था है, बीआरसी जो होती है वो आपकी ब्लॉक लेवल की संस्था होती है, सीमेट है स्टेट लेवल की संस्था। लेकिन हम जो बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, यानी कि डाइट जो होती है वो हमारे जिला स्तर की सर्वोच्च संस्था होती है। डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो किसी भी जिले पर जो सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है वो क्या होती है कि डाइट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास दे रखा है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग है क्या है, सॉरी, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है निर्णयन प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर 4 अनुशासन प्रक्रिया। अगर आपने हमारा 2017 बैच के पेपर्स का जो सोल्यूशन था वो भी अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो उस पेपर से इस पेपर में लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। एक ये क्वेश्चन भी उसी में से है जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 2। समस्या समाधान का प्रमुख अंग होती है आपकी निर्णयन प्रक्रिया। किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए आपकी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा प्रमुख होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस बार क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। क्या है ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है सबसे पहले प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 आगरा और ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी। तो आपका जो राज्य हिंदी संस्थान है वो आपका स्थित है आपका वाराणसी में। तो 7वें ऑप्शन का चौथा सही हो जाएगा वाराणसी। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आज की 8 है कि एनआईओएस की स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1962 में, दूसरा दे रखा है 1973 में, तीसरा है 1989 और चौथा है 1992। तो आपका जो एनआईओएस है उसकी स्थापना हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें 8वें का, वो हुई थी 1989 में। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि सूचना का अधिकार अधिनियम या सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी, सूचना का अधिकार विधेयक, और हम लोग क्या जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। तो अधिनियम और विधेयक में फर्क यह है कि जब तक वो नियम पारित नहीं हो जाता लोकसभा से तब तक वो विधेयक रहता है। विधेयक में जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वो हो जाता है आपका अधिनियम। तो आपसे पूछा गया कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। तो उसका आपका देखिए पहला आंसर दे रखा दिसंबर 2004, दूसरा दे रखा दिसंबर 2005, तीसरा दे रखा दिसंबर 2003 और चौथा दे रखा दिसंबर 2006। तो देखिए यहाँ पे आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है वो आपका 2005 में आया था। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो आपका अधिकार विधेयक है लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये लोकसभा में आपका प्रस्तुत किया गया था सन 2004 में। इसका आपका पहला ऑप्शन सही होगा दिसंबर 2004, दिसंबर 2004। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग 2005 के साथ चले गए हो ऑप्शन में, लेकिन वो आपका सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा दिसंबर 2004, क्योंकि जब पहली बार लोकसभा में लाया गया था वो दिसंबर 2004 में। पारित 2005 में हुआ क्योंकि लोकसभा में फिर इस पर बहस होती है, राज्यसभा में होती है, उसके बाद जाके कहीं जाकर एक अधिनियम बनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8-10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। आपका ऑप्शन दे रखा है चेन्नई में, दूसरा है प्रयागराज में, तीसरा है लखनऊ में और चौथा है आपका दिल्ली में। तो भारत की जो प्रथम मनोविज्ञानशाला है वो कहाँ स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो है आपका भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला कलकत्ता में स्थित थी, वो भी 1919 में। तो अगर हम बात करें मनोविज्ञानशाला की, जो सबसे पहली मनोविज्ञानशाला है वो लिपजिग शहर में स्थापित हुई थी 1839 में। लेकिन उसके बाद जब भारत में स्थापित की, भारत की पहली स्थापित हुई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1919 में कलकत्ता में। क्योंकि यहाँ पे कलकत्ता ऑप्शन है नहीं तो इसे एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं प्रयागराज। तो आपका जो दूसरी है अपनी भारत में वो आपकी स्थापित की गई थी 1954 में प्रयागराज में। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है।
और हो सकता है इस क्वेश्चन पे आपको कॉमन अंक मिल जाए, क्योंकि अगर भारत की पहली पूछी है तो भारत की पहली जो है वो आपकी कलकत्ता में ही स्थापित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है कि बाल गणना पंजिका है। क्या है कि बाल गणना पंजिका है, किस प्रकार का अभिलेख है, इसके बारे में मुझसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन दे रखा है विद्यालयी अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 शैक्षिक अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक अभिलेख और ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अभिलेख। तो आपकी जो बाल गणना पंजिका होती है वो क्या होती है, वो एक विद्यालयी अभिलेख होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों की गणना के संबंधित जो दस्तावेज होते हैं उनके अंदर बात की जाती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है, विद्यालयी अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका पहला ऑप्शन सही है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमसे पूछा गया कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्राकृतिक आपदाओं के क्या प्रकार हो सकते हैं। तो इसके भी कुछ प्रकार दिए गए हैं बुक्स में। तो प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार बताने आपका पहला ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 6 और ऑप्शन नंबर 4 5। तो आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है क्वेश्चन नंबर 12 की, इसका दूसरा ऑप्शन सही है 2। दो प्राकृतिक दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतर्जातीय और एक बहिर्जातीय। तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो कितनी, 2 प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दे रखा है कि समय सारणी से बचत होती है। क्या है, जो हमारे स्कूल का टाइम टेबल होता है, समय सारणी होता है, उससे किस चीज की बचत होती है, ये पूछा गया। आपका ऑप्शन दे रखा आय की, नंबर 2 दे रखा समय और श्रम की, नंबर 3 दे रखा है शिक्षण की और नंबर 4 दे रखा है व्यय की। तो आपकी जो समय सारणी होती है उसके द्वारा जो आय की बचत बिल्कुल नहीं, आय से कोई मतलब नहीं होता। अब हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, शिक्षण की। तो शिक्षण की बचत से भी कोई मतलब नहीं है और व्यय से भी कोई मतलब नहीं। समय सारणी से हमारा क्या होता है, स्कूल का जो भी काम होता है और शिक्षण प्रक्रिया होती है वो एक टाइम के हिसाब से कम टाइम में अच्छी तरीके से कंडक्ट हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, समय और श्रम की बचत। आपको कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाता है समय सारणी बनाने से, समय और श्रम की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, समय सारणी से बचत होती है किसकी, समय और श्रम की बचत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास रखा है कि साहित्यिक गतिविधि है। क्या हमसे पूछा गया कि इसमें से एक साहित्यिक गतिविधि क्या हो सकती है। आपका पहला है नृत्य, दूसरा दे रखा है कहानी लेखन, तीसरा दे रखा है शैक्षिक भ्रमण और चौथा दे रखा है उच्चारण प्रतियोगिता। तो अगर हम साहित्यिक गतिविधि की बात करते हैं तो साहित्यिक गतिविधि में कहीं ना कहीं देखिए नृत्य जो होता है वो सांस्कृतिक गतिविधि हो जाता है, आपका शैक्षिक भ्रमण हो जाता है वो शैक्षिक गतिविधि हो गई है, और उच्चारण प्रतियोगिता ये भी कहीं ना कहीं आपके शैक्षिक गतिविधि में आता है। लेकिन जो कहानी लेखन है वो आपका हो सकता है कहा में साहित्यिक गतिविधि में। तो 14 का भी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, कहानी लेखन। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टीईटी का पूरा नाम बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चूंकि आप डीएलएड के स्टूडेंट हो तो इस चीज के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका क्या आएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला दे रखा है शिक्षक योग्यता परीक्षा, दूसरा दे रखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा, तीसरा है शिक्षक अभिवृत्ति परीक्षा और चौथा है शिक्षक शिक्षण परीक्षा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये होती है आपकी टीईटी की फुल फॉर्म। तो ये हो गया आपके 1 से लेकर 15 तक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए होंगे, अगर क्योंकि इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आए थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद बात करेंगे जो अतिलघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में। अतिलघुत्तरीय के सेक्शन में देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 16, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। क्या है कि संस्थागत नियोजन क्या था, उसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो संस्थागत नियोजन ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, संस्था, धनगत और धन नियोजन। क्या है, संस्था, गत और नियोजन। यहाँ पे संस्था का तात्पर्य उस समूह से होता है जो कार्य करवाती है, या कह सकते हैं संस्था का अर्थ है कार्य करने का समूह, गत का अर्थ है उसमें निहित और नियोजन का मतलब होता है योजनाबद्ध या प्रबंधन। तो इस तरीके से संस्थागत नियोजन का तात्पर्य क्या हो गया कि संस्था अथवा समूह द्वारा निहित योजना, संस्था या समूह द्वारा निहित
नियोजन, इसको क्या कहेंगे, संस्थागत नियोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय यानी कि कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं। तो हमारी कम्युनिटी क्या होती है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और यह विशेष क्षेत्र में रहता है। समुदाय का मतलब कम्युनिटी, और कम्युनिटी मतलब हमारे समाज में कुछ निश्चित क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों में कहीं ना कहीं हम की भावना होती है, एक दूसरे में आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समुदाय कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य बताइए। आपकी जो स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ होती है, मतलब पेरेंट्स वाला, तो उसके 2 उद्देश्य बताने। तो देखिए उसके क्या होता है, पहला तो पेरेंट मीटिंग का तब एक यही कनेक्शन होता है कि विद्यालय और समुदाय को निकट लाना, कि हमारा जो विद्यालय है और समाज के लोग हैं, पेरेंट्स से, गार्जियन से, उन दोनों को आपस के एक दूसरे के नजदीक लाना, एक दूसरे के अटैच में रखना, कि क्या गतिविधियां हो रही है विद्यालय में, क्या आपके घर में हो रही, उन दोनों के आपस में आदान प्रदान करना। दूसरा क्या है कि विद्यालय के शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाना। अब चूंकि देखिए आपका समुदाय अगर आपके विद्यालय के नजदीक आएगा तो हम विद्यालय की शैक्षिक उसमें अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से वगैरह, और बच्चों की जो समस्याएं होती है उनके बारे में पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। तो क्या हो जाता है, विद्यालय का शैक्षिक स्तर वो क्या होता है, ऊपर बढ़ता है, उन्नत बढ़ता है, विद्यालय उनमें सुधार लाता है इन चीजों से। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है देखिए कि विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। देखिए अभी एक एमसीक्यू आया था, वहां पे उनसे पूछा गया था कि मानवीय संसाधन कौन से हैं, और यहाँ पे देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। तो हमारा जो विद्यालय होता है उसके मानव संसाधन हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, शिक्षक, समुदाय और बच्चे, 3 ही हमारे मानवीय संसाधन होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दे रखा है कि समय सारणी की परिभाषा दीजिए। समय सारणी क्या होती है, इसकी परिभाषा देनी है। तो समय सारणी क्या होती है, देखिए हम सब जानते हैं कि स्कूल में टाइम टेबल होता है, उसका क्या काम होता है, उसमें हमारे पास यही चीजें मेंशन रहती है, किस चीज का सब्जेक्ट की क्लास किस टाइम पे होगी, कौन सी गतिविधि किस तरीके से होती, यही इसका काम होता है। परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है कि विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों क्रियाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है उसे समय सारणी कहते हैं। क्या है, विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा, मतलब जिसपे डिस्प्ले की जाती है, प्रतिदिन के निर्धारित, मतलब एक दिन का जो निर्धारित समय होता है उसमें विषय क्रियाओं और विभिन्न क्रियाकलाप जो होते हैं, विभिन्न विषय क्रियाकलाप के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, समय सारणी यानी कि टाइम टेबल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दे रखा है कि वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्या होता है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन, वित्त यानी कि धन यानी पैसा, और प्रबंधन मतलब अरेंजमेंट, मतलब एक तरीके से पैसे का अरेंजमेंट। तो क्या होता है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य धन के दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन से है, जिससे क्या हो जाता है, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि हम किसी भी संस्था का कोई भी लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है, तो उसके लिए क्या होता है, उनको हमें पूरा करने के लिए एक योजना बनानी पड़ती, और उस योजना पे खर्च होता है पैसा, उसके लिए चाहिए होता है वित्त। तो वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य हो गया किसी भी क्या तात्पर्य गैस हो गया, धन के दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन से है, कि योजना के अंतर्गत धन का प्रबंधन कहाँ से होगा, इस चीज के बारे में भी हमें योजना के बारे में सोचना पड़ता है योजना बनाने से पहले। इससे क्या होना चाहिए, जिससे हमारे संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो ये हो गया आपका वित्तीय प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है हमारे पास, प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो देखिए हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं थी, आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी आया था कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात के अंतर्गत वो प्राकृतिक आपदाएं आती है जो जमीन के अंदर से उत्पन्न होती है, जैसे कि आपका भूकंप और भूस्खलन। और बहिर्जात मतलब वो प्राकृतिक आपदाएं जो जमीन के ऊपर होती है, जैसे कि आपका बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, जंगल आग, और इस तरीके से जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं आती है वो जो जमीन के बाहर होती है वो बहिर्जात प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण किस लिए कराया जाता है, इसके 2 महत्व बताना। सबसे पहली बात, जो भी कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम उनको सीधे सीधे दिखा देते हैं बच्चों को, तो क्या होता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती चीजें अच्छे से समझ में आती है। तो एक हमारा सूत्र होता है कि मूर्त से मूर्त की ओर, तो चीजें जब मूर्त वस्तुओं को बच्चे देखते हैं तो ज्यादातर अच्छे से सीखते हैं। इससे एक और फायदा था कि उन्हें रटने की आदत खत्म हो जाती है, वो चीजों को समझकर सीखना प्रारंभ कर देते हैं।
और इसके अलावा जब शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं बच्चे तो काफी सारे बच्चे ग्रुप में जाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक आपसी सहयोग की भावना का भी विकास होता है। तो ये सब सारे फायदे होते हैं जो आपके शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो विद्यालय में हमारा जो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होती है, उसे कहा जाता है विद्यालय का हृदय, यानी कि जो पुस्तकालय होता है उसको कहते हैं विद्यालय का हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। विद्यालय संगठन के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य तो एक तो यही होता है कि अध्ययन अध्यापन के लिए उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण करवाना। क्या है? अध्ययन और अध्यापन के लिए उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। इसके अलावा क्या है? मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करवाना या उनकी व्यवस्था कराना। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि जो आपके विद्यालय के मानवीय संसाधन है, आपके शिक्षक, बच्चे और समुदाय, उनके बीच में आपसी सामंजस्य बैठाना भी लगभग इनका ही काम होता है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। लर्निंग कॉर्नर, देखिए वर्ड से क्लियर होता है। लर्निंग मतलब सीखने का, कॉर्नर मतलब कोना, मतलब सीखने का कोना। अर्थात लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, लर्निंग कॉर्नर क्या होता है कि सीखने एक कोना आता है जहाँ रहकर बच्चे शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। स्कूल में एक कोना बनाया जाता है, एक कमरा होता है, इसे लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। और वहाँ पे क्या शैक्षिक गतिविधियों से रिलेटेड सारी चीजें वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो लर्निंग कॉर्नर अर्थात सीखने कोना, जहाँ पर रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 दे रखा है कि मीना मंच का क्या उद्देश्य होता है। क्या है मीना मंच का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए मीना मंच के हमारे उद्देश्य होते हैं, नंबर 1 तो यही कि बालिकाओं को अपनी बात को रहने का, बात को व्यक्त करने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान करना मीना मंच का उद्देश्य। दूसरा कि बालिकाओं में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि जब वो आगे आकर बात करेंगी, अपनी बातों को रखेंगी, तो क्या होगा, उनमें कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास दे रखा कि प्रयोगशाला के महत्वपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी। प्रयोगशाला का क्या महत्व है, इस पर हमें बताना है। तो आपका जो प्रयोगशाला महत्व, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए देखिए क्या है कि समुदाय छात्रों में अनुसंधान कार्यों से परिचित कराना। एक तो प्रयोगशाला का यह महत्व होता है कि आप बच्चों को ले जाएंगे लैब में, प्रयोगशाला में, तो वो अनुसंधान कार्यों से परिचित होते हैं। किस तरीके से अनुसंधान करने में कार्य किए जाते हैं, किस तरीके से चीजों का उपयोग किया जाता है, उन सब के बारे में बच्चे जानते हैं। दूसरा हो गया कि जिसे जब हम किसी भी कार्य को प्रयोगशाला के माध्यम से कराते हैं, मतलब गतिविधि के माध्यम से करवाते हैं, तो बच्चे क्या आते हैं, बच्चों के अंदर रटने की जो क्षमता होती है अपेक्षा उनको समझने पर जोर देना पड़ता है। तो बच्चे वहां पर रटना छोड़ के चीजों को समझ जाते हैं, और एक बार जब चीजें समझ जाते हैं तो अस्थायी रूप से उन्हें सीख जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रयोगशाला का महत्व। अब इसके बाद आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 29 क्या है, ग्राम शिक्षा समिति क्या होती है। तो ग्राम शिक्षा समिति गांव लेवल पे, ग्राम पंचायत स्तर पर गांव के जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनसे संबंधित एक समिति बनाई जाती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। इनमें आपका चूंकि एक प्रधानाचार्य होता है, इसका अध्यक्ष होता है, बाकी उसके स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जो प्रधानाचार्य होता है वो उसका सचिव होता है, और उसका अध्यक्ष जो आपके स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें से किसी का एक अभिभावक जो होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। और इस समिति का मुख्य कार्य होता है कि विद्यालय संचालन संबंधी चीजों को देखना, बच्चों का फीडबैक, मतलब विद्यालय में सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, इन सब चीजों पर नजर बनाए रखना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा कि विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय अभिलेख के प्रकार। कि विद्यालय में अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विद्यालय में पहला होता है सामान्य प्रकार के अभिलेख, इसके अंतर्गत बुक, अभिभावक, शिक्षक संघ, मात्र शिक्षक संघ, इससे संबंधित जो भी अभिलेख होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं तो आपके अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, अध्यापक से संबंधित अभिलेख, यानी कि आपकी जो उपस्थित पंजिका होती है टीचर्स वाली, अवकाश पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका और अध्यापक शिक्षक डायरी, ये सब चीजें होती है अध्यापक से संबंधित अभिलेखों में आती है। फिर आता है एक विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, इसमें उपस्थित रजिस्टर आता है विद्यार्थियों का। इसमें क्या आता है, विद्यालयों के मिड डे मील से रिलेटेड रजिस्टर, छात्रवृत्ति से संबंधित जो भी रजिस्टर आते हैं, विद्यार्थी प्रोफाइल वगैरह, ये सब आते हैं विद्यार्थी से संबंधित इसमें। इसके अलावा छात्रवृत्ति वितरण वगैरह, मध्याह्न भोजन वाला, मिड डे मील वही। अब इसके बाद आता है उपकरण संबंधी। तो
तो उपकरण में आपका स्टॉक है, पुस्तकालय है, पंजिका, खेलकूद संबंधी जो सामान होता है, इससे रिलेटेड जो रजिस्टर या दस्तावेज आते हैं वो आते हैं आपके उपकरण संबंधी। और इसके बाद आता है वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख में दैनिक रोकड़ वही जो भी खर्चा स्कूल की तरफ से होता है उसका खर्चा लिखा जाता इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये तो हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न 1 से लेकर 30 तक एक नंबर के प्रश्न। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, कि काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे ये वाले। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या है? संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए संस्थागत नियोजन, अभी हमने आपको बताया था कि क्या होता है संस्थागत नियोजन। संस्था का मतलब वो ग्रुप या समूह जो कार्य करता है, गत मतलब उसके द्वारा, और नियोजन का तात्पर्य होता है योजनाबद्ध। तो कोई भी संस्था अपने कार्यों को करने के लिए एक जो योजना बनाती है उसी को कहते हैं हम क्या? संस्थागत नियोजन। हमसे क्या पूछा गया? संस्थागत नियोजन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो कोई भी संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य करती है इसी को कहते हैं संस्थागत नियोजन। और इसका महत्व ये होता है जब हम कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो वो हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति आराम से कर सकते हैं, हम अच्छे अपने लक्ष्यों को समय से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्य स्तर पर काम करने वाली, क्या है? राज्य स्तर पर काम करने वाली किन्हीं दो अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब स्टेट लेवल पर काम करने वाले कोई दो अभिकरण है, इन पर टिप्पणी करना है। मतलब पहले तो बात करेंगे कि राज्य स्तर पर काम कौन कौन करते हैं। तो एक आपका SCERT हो गया, PNP हो गया और आपका मनोविज्ञान शालाएं हो गई। ये सब है राज्य स्तर पर काम करने वाली आपके अभिकरण होते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले SCERT की। SCERT यानी कि राज्य शिक्षा संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या है? राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये होता है आपका SCERT। इसका क्या कार्य होता है? इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक होते हैं उनकी ट्रेनिंग, सेवारत शिक्षक या सेवा से पूर्व शिक्षक उनकी ट्रेनिंग से संबंधित कार्य होते हैं। इसके अलावा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक जो दिग्दर्शिकाएं आती है उन सब चीजों के विषय में जो व्यवस्था करने का कार्य होता है वो आपका होता है। और क्या कार्य होते हैं? जिसे SCERT का काम होता है आपका शिक्षकों की नियुक्ति, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, इससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब क्या है कि होते हैं SCERT करती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी मनोविज्ञान शाला। तो हमारी जो मनोविज्ञान शाला है वो कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो मनोविज्ञान शाला का क्या कार्य होता है? मनोविज्ञान शाला का कार्य होता है अपने निकट के क्षेत्रों में जो भी मतलब सेवाएं प्रदान करनी है, शैक्षिक है, व्यक्ति को व्यवसायिक है, लोगों के अगर कोई भी समस्या है तो मनोवैज्ञानिकों के पास जाके वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं उनको सेट करने के लिए भी मनोविज्ञान शाला इनका उपयोग किया जाता है। तो ये दो आप संस्थाएं। इसके अलावा PNP को तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो जो आपके TET का एग्जाम है, बाकी इस प्रशिक्षण का जो मेन व्यवस्था होती है वो कहाँ से कंडक्ट होती है? PNP से। चलिए बात इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब आपका जो RT एक्ट था, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उस पर टिप्पणी करने के लिए गया। तो जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था वो सबसे पहली बार जब लोकसभा में आया था वो दिसंबर 2004 में आया था। इसके बाद 2005 में इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और यह भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। अब क्या था इसके अंतर्गत? तो इस नियम के द्वारा सभी भारतीयों को क्या किया गया? सरकारी अभिलेखों में और प्रपत्रों में दर्ज की गई जो सूचना होती है उसको देखने का, उसकी छायाप्रति प्राप्त करने का अधिकार मिला। मतलब हम अपनी सरकार से उसके कामों का जवाब मांग सकते हैं कि आपने क्या किया है। किसी भी विभाग से, सरकारी विभाग से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनकी फोटोकॉपी ले सकते हैं और छायाप्रति ले सकते हैं कि आपने इस एरिया में क्या काम किया। सरकार के कामों की देखरेख हम कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और इसमें पूछा गया कि शिक्षक के विद्यालय के प्रति क्या
क्या है, शिक्षक के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 की शिक्षक के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। तो शिक्षक के विद्यालय के प्रति जिसे आप कह सकते हैं छात्रों को ज्ञानार्जन कराना, मतलब एक तो सबसे बड़ा काम तो शिक्षक का यही होता है कि स्कूलों में पढ़ाना, ज्ञानार्जन कराना। इसके अलावा छात्रों को हमें केवल पढ़ाना ही नहीं, तो उनके चरित्र का विकास, उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना होता है। इसके बाद हमें ये सब चीजें एक तरीके से प्रबंधन का काम भी देखना होता है शिक्षक को। विद्यालय में हमारी कक्षा सुचारू रूप से चल रही है, नहीं चल रही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं सही रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संचालन भी करना पड़ता शिक्षकों को सिखाने के लिए समय समय पर, और छात्रों को धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि किस तरीके से वो नेतृत्व करने की क्षमता उसमें विकसित करनी। मतलब केवल पढ़ाना ही नहीं, बालक को हर तरीके से प्रिपेयर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कहा शिक्षक पे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखी, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय होता है। तो अध्यापक डायरी यानी कि शिक्षक डायरी, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक स्कूल में हर शिक्षक की एक डायरी होती है और उसका काम क्या होता है कि डेली प्रतिदिन शिक्षक आता है स्कूल में और सबसे पहले उसमें ये नोट करता है कि आज के दिन में वो क्या काम करने वाला है, क्या करेगा और किस तरीके से उसकी क्लासेस होंगी। इन सब चीजों के बारे में जानकारी उस डायरी में रहती है। मतलब आप उस अध्यापक की एब्सेंट में अगर वो ना हो तो उसकी डायरी से ये पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से सारी अपनी गतिविधियां कंप्लीट करता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने कि समय तालिका की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। समय तालिका मतलब कि आपकी क्या होती है, समय तालिका यानी कि समय सारणी, और समय सारणी की क्या उपयोगिता होती है, इस पर हमें बात करनी, इस पर चर्चा करनी। तो समय सारणी क्या था, किसी भी स्कूल की गतिविधियां किस तरीके से हो रही है, कंप्लीट किस तरीके से घटित होती है, ये डिपेंड करता है आपकी समय सारणी पर कि स्कूल की जो टाइम टेबल है वो क्या है। इसकी उपयोगिता क्या, सबसे पहली बात अगर समय सारणी बनी होती है स्कूल में तो हर चीज अपने टाइम से होती रहती है, हर शिक्षक अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाता है जाके। इससे क्या तक समय की बचत होती, अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है जाके, और स्कूल एक व्यवस्थित रूप से सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। उसमें किसी भी चीज की कोई दिक्कतें नहीं आती, कोई औचक परेशानी नहीं उत्पन्न होती अगर हम प्री प्लान करके समय सारणी बनाते हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, इस शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्या होती है शैक्षिक गतिविधियां, हमें उदाहरण देना। शैक्षिक गतिविधियां मतलब ऐसी गतिविधियां जो सिखाने में हमें सहायता प्रदान करें। मतलब ऐसी गतिविधियां क्या होती है जिनका प्रयोग कहीं ना कहीं सिखाने में होता है। कोई भी गतिविधि जो हमें किसी न किसी तरीके से सीख देती है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने में। अगर हम मान लो बच्चों को कोई गतिविधि करवाते हैं, बच्चों से कह देते 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों के लिए कंचे ले आते हैं। अब कंचे से हम कहते हैं कि आओ इनसे सीखते हैं, इनसे गिनाना सिखाते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा शैक्षिक गतिविधियों में हमारे राष्ट्रीय पर्व है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं या दैनिक पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, ये सारी चीजें आपकी शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे और बात इसके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो हमारी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है इसके क्या अधिकार होते हैं, तो विद्यालय और उसके कर्तव्य। तो इसके कर्तव्यों में देखिए क्या होता है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण, सबसे पहले जो भी उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं उनका निर्माण करना इनका मुख्य कर्तव्य भी होता है और उनका अधिकार भी होता है, क्योंकि उद्देश्यों का निर्माण करना केवल उनका ही काम होता है। शिक्षक वर्ग के कार्य देखना कि उनका समन्वयन की स्कूल में कितने टीचर हैं, किस तरीके से वो वर्क करेंगे, उन चीजों का भी निर्माण करना विद्यालय प्रबंधन कमेटी का काम होता है। छात्रों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण, विभिन्न सेवाएं जैसे भवन है, प्रयोगशाला है, जल की व्यवस्था है, पुस्तकालय है, स्वच्छता, इन सब चीजों पर जो कार्य होता है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का रहता है। इसके अलावा विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, सबसे बड़ा काम विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन को देखना, ये भी कार्य किसका होता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में हमसे पूछा गया है विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है समझाइए। किसी भी विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है समझाना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आजकल बाल केंद्रित शिक्षा में, तो वहां पे सबसे पहला नाम आता है खेल खेल में शिक्षा।
मतलब हमें बच्चों को सिखाने के लिए गेम का प्रयोग करना है, मतलब खेल खेल में उन्हें सिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि जब खेल की बात आती है तो हमारे पास खेलने का मैदान तो बहुत ही जरूरी है, होना ही चाहिए। जब तक वो चीजें नहीं होंगी तब तक हम बच्चों को ग्राउंड में किस तरीके से गेम्स खिलाते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में अगर जानकारी देना चाहते हैं तो इन सब चीजों के लिए विद्यालयों में खेल के मैदान का होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास रखा है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के प्रमुख कार्य बताइए। जो आपका जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट है, इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कार्य ऐसे समझ सकते हैं कि डाइट का सबसे पहला कार्य होता है कि जो सेवा पूर्व शिक्षक होते हैं, डीएलएड डीएड के ट्रेनिंग आप जैसे लोग, उनकी ट्रेनिंग कराना। जो सेवारत शिक्षक होते हैं उनके लिए भी समय समय पर आयोजन किए जाते हैं, सेमिनार का आयोजन किया जाता है कि उनके प्रशिक्षण का भी कार्य कराते हैं। इसके अलावा उसमें विभिन्न प्रकार के आपके जो शिक्षक अधिगम सामग्री वगैरह है, इन चीजों से रिलेटेड सारे कार्य डाइट में कराए जाते हैं। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक और इनसे संबंधित कार्य जो भी होते हैं वो भी डाइट के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और शिक्षक प्रशिक्षण तो आपको हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा आपकी विद्यालय डाइट में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके उनको एक तरीके से मैनेज करने का कार्य होता है, वो डाइट के अंतर्गत आता है। तो ये आपकी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य या कार्य हो गए। तो आपका जो पेपर था सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इस पेपर का भी पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। 1 से लेकर 40 तक के सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जो लोग आगे आने वाले पेपर्स के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कहना जाएंगे, इस वीडियो से आपको 3 से 4 या 5 नंबर तक की हेल्प जरूर मिलने वाली है इस वीडियो से। तो वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक भी करें और साथ ही जो बेल आइकन है इसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।